सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं बदी-उज़्ज़मा द्वारा रचित कहानी अंतिम इच्छा। दोपहर का खाना खाकर मैं बाहर के कमरे में तख्त पर लेटा सोने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 बार नींद आकर टूट चुकी है, एक बार कुत्तों के भौंकने की आवाज़ से और दूसरी बार गली में बच्चों के शोर मचाने के कारण। अब फिर सोने की कोशिश कर रहा हूँ। पलकें कुछ बोझिल होने लगी हैं। लगता है नींद जल्दी ही मुझे अपने काबू में कर लेगी। हर तरफ गहरी खामोशी है। केवल दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक इस खामोशी को हल्के से तोड़ती है, लेकिन यह आवाज़ कानों को नागवार नहीं लगती। नींद ने मुझे फिर आ दबोचा है। एकाएक मेरी आंखें फिर खुल जाती हैं। कहीं आसपास से रोने की आवाज़ आ रही है। नींद का मोह मुझे इस आवाज़ में दिलचस्पी लेने से रोकता है। कोई रोता है तो रोने दो, मुझे क्या। मैं अपने दिमाग से इस आवाज़ को, जो लगातार मेरे कानों से टकरा रही है, निकाल फेंकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आवाज़ निरंतर बुलंद होती जा रही है। किसी एक व्यक्ति के रोने की आवाज़ नहीं लगती, सामूहिक रुदन जैसी आवाज़ है। बहुत सारे लोग मिलकर रो रहे हों, जैसे किसी की मौत पर रो रहे हों। इस आवाज़ को अहमियत न देना अब मेरे लिए नामुमकिन होता जा रहा है। पास पड़ोस में ज़रूर किसी की मौत हो गई है। जाने कौन मर गया है। कहीं सपाती राज का लड़का तो नहीं चल बसा। बीमार था, आज सवेरे डॉक्टर भी देखने आया था, लेकिन वह इतना बीमार तो था नहीं। नहीं, ये बात नहीं हो सकती। मैं आवाज़ की दिशा का पता लगाने की कोशिश करता हूँ। नहीं, यह आवाज़ उधर से नहीं आ रही है जिधर सपाती राज का घर है। आवाज़ छोटी अम्मा के घर की तरफ से आ रही है, लेकिन छोटी अम्मा के घर से रोने की आवाज़ आने का सवाल ही नहीं उठता। अभी कुछ देर पहले ही तो गया था वहाँ, सब कुछ ठीक ठाक था, तमाम लोग भले चंगे थे। नहीं, ये आवाज़ कहीं और से आ रही है। मैं आश्वस्त होकर फिर सोने की कोशिश करने लगता हूँ, लेकिन नींद जैसे विद्रोह करने पर तुली हुई है। रोने की आवाज़ निरंतर बुलंद होती जा रही है। ना चाहते हुए भी एक आतंक मुझे घेर लेता है। मौत की डरावनी परछाइयाँ आंखों के सामने नाचने लगती हैं। एकाएक अम्मा घबराई हुई सी कमरे में आती हैं और कहती हैं, देखो तो क्या बात है, तुम्हारी छोटी अम्मा के यहाँ पिट्स पड़ी हुई है। खुदा खैर करे, जल्दी जाओ। मैं बदहवासी की हालत में छोटी अम्मा के घर की तरफ भागता हूँ। पहुँचकर देखता हूँ कि वहाँ सचमुच कोहराम मचा हुआ है। छोटी अम्मा अपना सिर जमीन पर पटक रही हैं और चीख चीख कर रो रही हैं। हाय, कैसा खोरा लगा दे हिस ई पाकिस्तान हमरे घर को, छीन ले हिस मेरे लाल को। घर के तमाम लोग गला फाड़ फाड़ कर रो रहे हैं। एकाएक क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं हतप्रभ सा खड़ा सबको देख रहा हूँ। किसी से कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। एकाएक चारपाई पर पड़े एक गुलाबी कागज़ पर मेरी नज़र पड़ती है। तार को पढ़ते ही सब कुछ मालूम हो जाता है। तार कराची से आया है। कमाल भाई के मरने की सूचना दी गई है, लेकिन एकाएक यह सब कैसे हो गया। हफ्ते भर पहले की ही तो बात है, कमाल भाई का खत आया था। बीमार होते तो ज़रूर लिखा होता। खत में ऐसा कुछ भी तो नहीं था जिससे उनकी बीमारी का पता चलता। वैसे उनका स्वास्थ्य बहुत दिनों से खराब चल रहा था। 2 साल पहले आए थे तो पहचानना मुश्किल हो गया था उनको। पहले जैसा गठा हुआ शरीर नहीं रहा था, बेहद दुबले हो गए थे। गोरा चिट्टा रंग भी गायब हो चुका था। चेहरा पीला पड़ गया था और गालों में गड्ढे पड़ गए थे। आंखें अंदर को धंस गई थी। लगता ही नहीं था कि यह वही कमाल भाई हैं। कहते थे कराची की आबोहवा रास नहीं आई, भूख बिल्कुल नहीं लगती और हाजमा खराब रहता है। मुझे अच्छी तरह याद है, कमाल भाई जब पाकिस्तान जा रहे थे तो घर के सब लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी। छोटे अब्बा तब जीवित थे, उनकी बात भी नहीं मानी थी कमाल भाई ने। छोटे अब्बा ने नाराज़ होकर कहा था, मैं जानता था कि ये बात मेरी नहीं मानेगा, शुरू से ये ऐसा ही है, माँ बाप को कुछ समझता ही नहीं है। कमाल भाई सचमुच बहुत जिद्दी थे। छोटे अब्बा और छोटी अम्मा सिर पटक कर रह गए, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। उल्टे कहने लगे, आप लोग भी निकल चलिए, बाद में पछताइएगा। छोटी अम्मा बोली थी, यह तो हमसे ना होगा, अपना घर बार छोड़कर परदेश जा बसें। कमाल भाई की शादी हुए 5-6 महीने ही हुए थे। अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर वह पाकिस्तान चले गए थे। कमाल भाई इस तरह अचानक ही चल बसेंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की थी हम लोगों ने। रात काफ़ी बीत चुकी है। आसपास के वातावरण पर बहुत गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। रह रहकर छोटी अम्मा के रोने की आवाज़ सन्नाटे को तोड़ जाती है।
कभी कोई कुत्ता बड़े ही डरावने स्वर में रोने लगता है, जिससे फिजा और भी भयावह हो जाती है। मन बहुत खिन्न हो गया है। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद कहीं दूर भाग गई है। जब भी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता हूँ तो कमाल भाई की मुखाकृति सामने आकर मन को विचलित कर देती है। बहुत सी बातें याद आ रही हैं पर दिमाग किसी एक बिंदु पर टिक नहीं पा रहा है। स्मृतियाँ किसी जुलूस की तरह गुजर रही हैं। सामने चारपाई पर अम्मा भी करवटें बदल रही हैं। उन्हें भी नींद नहीं आ रही है। वह भी शायद कमाल भाई के बारे में ही सोच रही हैं। कमाल गरीब जवानी मौत मर गया, वह भी परदेश में। अम्मा की आवाज़ मुझे सुनाई देती है। मैं कोई जवाब नहीं देता। कमाल भाई के जाने कितने चेहरे मेरी आंखों के सामने झिलमिला रहे हैं। 12-13 साल की उम्र के लड़के का चेहरा, बेहद शरीर और चंचल। 18-19 साल के नवयुवक का चेहरा, भाषण कला में दक्ष और गाने में माहिर। स्मृतियाँ किसी क्रम से नहीं आ रही हैं। बड़े ही बेतरतीब क्रमविहीन ढंग से कमाल भाई की बातें याद आ रही हैं। कमाल भाई मुझसे 4-5 साल ही तो बड़े थे। बचपन में मैं उनसे बहुत डरता था। क्या मजाल जो उनके हुक्म के खिलाफ कुछ कर सकूं। लेकिन भीतर ही भीतर जलता भी कुछ कम नहीं था। बड़ी ईर्ष्या होती थी उन्हें देखकर। गोरा चिट्टा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, लंबा चौड़ा शरीर, बड़ा ही भव्य और आकर्षक व्यक्तित्व था उनका। उनके सामने मैं तो बिल्कुल मरियल सा दिखाई देता था। आए दिन वह मुझे पीटते रहते थे। बड़ा क्रोध आता था मुझे, लेकिन उन पर कोई वश नहीं चलता था मेरा। अम्मा से आकर शिकायत करता तो वह भी कुड़कर रह जाती। अम्मा भी कमाल भाई का कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। अब्बा से कुछ कहने की हिम्मत उनमें भी नहीं थी। अम्मा जानती थी कि अब्बा कमाल भाई को कितना चाहते हैं। वह किसी से कमाल भाई के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। अम्मा को यह सब बहुत बुरा लगता था, पर वह खून का घूंट पीकर रह जाती थी। दिल की भड़ास अक्सर मेरे सामने ज़रूर निकाल लिया करती थी। कहती, अल्लाह मियाँ समझिए बाबू, हम कुछ ना बोले हैं, अल्लाह तो सब देखे हैं ना। कैसी जलनते ही है ये सलीम की बहू। ऐसी गोतनी अल्लाह मियाँ ने हमारे ही भाग में लिखी थी। जैसी माँ है वैसा बेटा। अम्मा और छोटी अम्मा में जैसे जन्म जन्मांतर की दुश्मनी थी। बस चलता तो एक दूसरी को कच्चा चबा जाती। अम्मा अब्बा के डर से बहुत कम बोल पाती थी। अब्बा का गुस्सा ही कुछ ऐसा था कि किसी को कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं होती थी। उनके आते ही घर में सब लोगों को जैसे सांप सूंघ जाता था। पर छोटी अम्मा पर छोटे अब्बा का कुछ जोर नहीं था। अम्मा कहती थी, जादू कर दी ही ना कमाल के ननिहाल वाले सलीम पर। एक मजाल जो कुछ कह सके बीवी से। अम्मा मन ही मन कमाल भाई से बहुत जलती थी। एक बार जब कमाल भाई स्कूल के इम्तिहान में फेल हो गए थे और मैं पास हो गया था तो अम्मा ने कहा था, अल्लाह मियाँ घमंड तोड़ दें ना, जो सबको गिरावे उनको अल्लाह गिरावे। और सच पूछिए तो मुझे बेहद खुशी हुई थी। अपने पास होने से ज़्यादा इसकी खुशी थी कि कमाल भाई फेल हो गए। मेरे ईर्ष्या भाव को इस घटना से बड़ी तृप्ति मिली थी। छोटी अम्मा के यहाँ उस रोज़ सब लोग बहुत उदास थे और कमाल भाई ने तो कई रोज़ तक अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई थी। अब्बा को भी बहुत दुख हुआ था और मेरे पास होने पर उन्हें जितना खुश होना चाहिए था उतना खुश वे दिखाई नहीं दिए थे। अम्मा ने यह सब देखकर चुपके से कहा था, खुश कैसे हो, लाडला भतीजा जो फेल हो गया है, इनका बस चले तो बेटे को भी फेल करा दें। अम्मा की ये बातें उस समय मुझे बहुत अच्छी लगती थी। कमाल भाई के व्यवहार और उनके लाड़ प्यार के कारण मैं अंदर ही अंदर सुलगता रहता था। अब्बा कमाल भाई को जितना चाहते हैं उतना मुझे नहीं चाहते, यह सोचकर मैं ईर्ष्या से पागल हो उठता था। ये पुरानी भूली बिसरी बातें इस समय अनायास ही याद आ रही हैं। तब ये कितनी महत्वपूर्ण लगती थी। वक्त ने अब इन्हें कितना गैर अहम बना दिया है। कितनी हैरत होती है अपने आप पर कि बचपन में कितनी फिजूल की बातों को लेकर मैं ईर्ष्या भाव से पीड़ित रहता था। अब्बा का जब देहांत हुआ तो अम्मा के धीरज का बांध जैसे एकाएक टूट गया था। छोटी अम्मा को देखते ही अम्मा ने कहा था, लो अब तो कलेजा ठंडा हो गया ना तुम्हारा। और छोटी अम्मा को जैसे सांप सूंघ गया था। एक शब्द भी तो ना निकला था उनके मुंह से। और जब छोटे अब्बा की मैयत पड़ी हुई थी तो छोटी अम्मा ने भी यही सब कहा था। अम्मा उसी तरह चुप रही थी जिस तरह छोटी अम्मा चुप रह गई थी। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अम्मा को देखते ही छोटी अम्मा फट पड़ी थी, लो अब तो तुम्हारा कलेजा ठंडा हुआ ना, बहुत खटकता था ना मेरा लाल तुम्हारी आंख में। अम्मा खामोशी से यह सब सुनती रही थी। 2 बरस हुए जब आया था कमाल। कहता था, बड़ी अम्मा यहाँ से जाने को जी नहीं चाहता, पर क्या करें मजबूरी है। 2 महीने रहा था बेचारा। कौन कहिस्ता हुआ जाने को, नसीब जल्ला कहीं का। सब कहते रह गए ना जाओ, किसी का कहना ना माने।
बेचारी करम जल्ली बीवी और 2 छोटे छोटे बच्चों का क्या हाल हुई है। अम्मा के शब्द मेरे कानों में पहुंच रहे हैं। शायद अम्मा मन ही मन पछतावा महसूस कर रही हैं। शायद मेरा ख्याल गलत है। अम्मा कोई पछतावा महसूस नहीं कर रही हैं। जैसे कमाल भाई से उनका जलना भी ठीक उसी तरह था जिस तरह उनकी मौत पर दुखी होना। दोनों स्थितियां शायद अपनी अपनी जगह पर सहज थीं। कमाल भाई पिछली बार जाने लगे थे तो मैं भी गया था उन्हें स्टेशन तक छोड़ने। भाभी बच्चों को वेटिंग रूम में बिठाकर हम दोनों असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के दफ्तर में चले गए थे। कमाल भाई को रेलवे पास में एंट्री करवानी थी। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर सिंधी शरणार्थी था। पास देखते ही चौंक गया। आप कराची में रहते हैं क्या? उसने पूछा। जी हाँ, कमाल भाई बोले। हम भी कराची से आया है। हमारा नाम लालवानी है। कराची स्टेशन के बाहर निकलते ही दाईं तरफ टी स्टॉल है ना, रफ़ीक को हमारा सलाम बोलना। कहना लालवानी बहुत याद करता है। हम दोनों हैदराबाद का है। उसे बहुत बहुत सलाम कहना। और कराची स्टेशन पर अब्दुल सत्तार टीसी हैं, उनसे कहना लालवानी मिला था, बहुत याद करता है। बहुत देर तक वह कमाल भाई से कराची के बारे में पूछता रहा। बंदर रोड पर रॉयल रेस्टोरेंट था, वह है या नहीं? डीसी ऑफिस में मिस्टर लतीफ़ हेड क्लर्क थे, अभी हैं या रिटायर हो गया? बहुत अच्छा आदमी था, हमारा बड़ा मदद करता था। मिल जाए तो हमारा सलाम बोलना। इसी तरह से अनगिनत ऊट पटांग सवाल करता रहा। कमाल भाई उसके सवालों के जवाब में हाँ हूँ करते रहे। फिर चुपके से हम दोनों वहाँ से खिसक गए। चलो जरा स्टेशन के बाहर चाय पी आएँ, कमाल भाई बोले। मिट्टी के कुल्हड़ वाली चाय पीते हुए कमाल भाई ने कहा था, जानते हो कराची में ऐसी चाय पीने को जी तरस जाता है। ऐसी सौंधी चाय कराची में कहाँ नसीब होती है। गया में मुझे 2 जगह की चाय सबसे ज़्यादा पसंद थी, स्टेशन पर इस दुकान की चाय और शहर में कोतवाली के पास वासुदेव टी स्टॉल की चाय। इस बार वासुदेव टी स्टॉल बंद देखा, लगता है वह कहीं बाहर चला गया है। वासुदेव टी स्टॉल बहुत दिनों से बंद पड़ा था। मैंने यह जानने की कोशिश कभी नहीं की कि वासुदेव शहर में है भी या नहीं। फिर कमाल भाई बोले थे, जानते हो ख्वाजा, पाकिस्तान जाकर मैंने सख्त गलती की। अब्बा का कहा मान लेता तो अच्छा रहता। मेरी हालत धोबी के गधे की हो गई है, न घर का न घाट का। सोचता हूँ मुल्क का बंटवारा ना होता तो अच्छा था। मैं कमाल भाई की बातें खामोशी से सुनता जा रहा था। वह बूढ़ों जैसी बातें कर रहे थे, पर अब यह सोचने से क्या फ़ायदा। मुल्क का बंटवारा हो चुका था और यह भी एक हकीकत थी कि कमाल भाई पाकिस्तान चले गए थे। सांप जब निकल गया है तो लकीर को पीटते रहने का क्या लाभ। जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर सरकने लगी तो मैंने देखा लालवानी तेजी से भागता हुआ कमाल भाई के डिब्बे की तरफ आ रहा है। प्लेटफॉर्म पर सरकती हुई ट्रेन के साथ लालवानी कुछ देर तक दौड़ता रहा और चीख चीख कर कहता रहा, मेरा सलाम जरूर बोलना रफ़ीक टी स्टॉल वाले को और अब्दुल सत्तार को और मिस्टर लतीफ़ को। कहना लालवानी बहुत याद करता है तुम सबको। हमारा नाम याद रहेगा ना, लालवानी यानी रेड। ट्रेन प्लेटफॉर्म से आगे निकल चुकी थी। कुछ दूर तक कमाल भाई का हिलता हुआ हाथ दिखाई देता रहा। फिर सारी ट्रेन एक लाल बिंदु में सिमट कर आंखों के सामने चमकती रही और कुछ देर के बाद यह लाल बिंदु भी अंधकार में विलीन हो गया। मैंने चारों तरफ एक नज़र डाली। प्लेटफॉर्म बिल्कुल वीरान दिखाई दे रहा था। एक तरफ लालवानी खड़ा हाँफ रहा था। मैंने सोचा, जिंदगी भी अजीब चीज़ है। लालवानी जिसकी रग रग में कराची बसा हुआ है, गया की ज़मीन पर खड़ा हाँफ रहा है, और कमाल भाई जो गया की हवाओं के लिए तरसते हैं, कराची में आजीवन रहने पर मजबूर हैं। उस रोज़ स्टेशन पर कमाल भाई की बातें सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ था। कमाल भाई की विचारधारा तो शुरू से ही मुस्लिम लीगी थी। पाकिस्तान लेकर रहेंगे और कायदे आज़म जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मैं उन्हें कई बार देख चुका था। मोहम्मद अली जिन्ना जब गया आए थे और बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया था तो आगे आगे रहने वालों में कमाल भाई भी थे। यह उन दिनों की बात है जब मुस्लिम लीग का असर तेजी से फैल रहा था और राजनीति के स्तर पर हिंदू और मुसलमान बड़ी हद तक बंट चुके थे, पर दैनिक जीवन के स्तर पर सब कुछ पहले की तरह चल रहा था। राजनीति की सतह पर हिंदुओं को मुसलमानों से शिकायतें थीं और मुसलमानों को हिंदुओं से, पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पूरा संपर्क बना हुआ था। सोचता हूँ तो ये सारा झगड़ा मुझे अम्मा और छोटी अम्मा के झगड़े जैसा लगता है। तमाम शिकवे शिकायतें और उतार चढ़ाव के बावजूद अम्मा और छोटी अम्मा के संबंधों में कभी ऐसी दरार नहीं पड़ी कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग ही हो जाएं।
हम लोगों के रिश्ते के एक भाई थे जो विचारधारा की दृष्टि से कौम परस्त मुसलमान कहे जा सकते थे। यह राजनीति में सक्रिय रूप से भाग तो नहीं लेते थे, लेकिन राजनीतिक मामलों और सवालों में बड़ी गहरी दिलचस्पी लेते थे। यह मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग के कट्टर विरोधी थे। उम्र में मुझसे और कमाल भाई से बड़े थे। कांग्रेस, गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बड़े भक्त थे। कमाल भाई से उनकी अक्सर बड़ी जोरदार बहसें हुआ करती थीं। इनका नाम तो अहमद इमाम था, लेकिन बहुत से लोग इन्हें गांधी जी कहकर पुकारते थे। औरों की देखा देखी हम लोग भी उन्हें गांधी भाई कहने लगे थे। एक बार हमारे मोहल्ले में मुस्लिम लीग का कोई जलसा हुआ था। इसमें कमाल भाई ने इकबाल का मशहूर तराना चीनी खबर हमारा हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम हैं हम वतन के सारा जहां हमारा गाकर सुनाया था। कमाल भाई ने बड़ा अच्छा गला पाया था और उनके गाने की सब लोगों ने बड़ी तारीफ की थी। जलसा खत्म होने पर कमाल भाई हमारे यहाँ आए तो गांधी भाई भी मौजूद थे। गांधी भाई ने शायद कमाल भाई को छेड़ने की खातिर ही कहा था, क्यों भाई कमाल, तुम्हें कोई और नज्म गाने को नहीं मिली जो इकबाल का यह तराना गाने लगे? इकबाल फलसफी हो सकते हैं, लेकिन इंसान के दर्द को वह नहीं समझते। अजी आप क्या समझेंगे इकबाल की शायरी को? कमाल भाई ने नाराज होकर जवाब दिया था। बात आई गई हो गई थी। उस समय इकबाल की शायरी को समझने की योग्यता मुझ में नहीं थी, पर आगे चलकर जब मैं इकबाल की कविताओं और देश की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को समझने के काबिल हुआ तो मैं भी उसी नतीजे पर पहुंचा जिस नतीजे पर गांधी भाई बहुत पहले पहुंच चुके थे। उस रोज़ गया स्टेशन पर कमाल भाई की बातें सुनकर मुझे यही लगा था कि गांधी भाई ने इकबाल के बारे में ठीक ही कहा था। कमाल भाई खुद को इकबाल के सांचे में ढला हुआ मुसलमान समझते थे, तभी तो गया से अपना रिश्ता तोड़ते हुए उन्हें जरा भी हिचक नहीं हुई। पर क्या यह रिश्ता टूट सका? उनका उदास चेहरा इस बात का साक्षी था कि गया से उनकी रूह का जो रिश्ता है वह कभी भी नहीं टूट सकता। गांधी भाई ने एक बार कहा था, इकबाल का सारा नज़रिया दरअसल इंसान विरोधी है। हालांकि बज़ाहिर ऐसा दिखाई नहीं देता, लेकिन उनका मर्द मोमिन नीत्शे के अतिमानव के अलावा कुछ और नहीं है। नीत्शे ने हिटलर को जन्म दिया था। देखना, इकबाल का मर्द मोमिन भी बड़ी तबाही लाएगा। गांधी भाई और कमाल भाई में अक्सर लंबी बहसें होती थीं और कभी कभी तो उनमें कटुता भी आ जाती थी। बहस में बहुत से दूसरे लोग भी शामिल हो जाते थे। बेचारे गांधी भाई हमेशा अकेले पड़ जाते थे। मुस्लिम लीग का विष इतना फैल चुका था कि गिनती के लोग ही इससे मुक्त रह सके थे। जहां कमाल भाई के पक्ष में 10-10, 12-12 आदमी होते, वहां गांधी भाई को अकेले ही इतने सारे वार सहन करने पड़ते थे। देश विभाजन से कोई साल 1.5 साल पहले की बात है। टाउन हॉल में कौम परस्त मुसलमानों का कोई जलसा हो रहा था। बाहर से भी कुछ नेता आए हुए थे। मुस्लिम लीग ने जलसे में हड़बोंग करने के लिए अपने वॉलंटियर भेज दिए थे। इनमें कमाल भाई भी थे। कमाल भाई और गांधी भाई की नोक-झोंक सुनते रहने के कारण राजनीति में मेरी भी कुछ रुचि हो गई थी। मैं भी इस जलसे में गया था। जैसे ही जलसे की कार्यवाही शुरू हुई, लीग के वॉलंटियरों ने हड़बोंग मचाना शुरू कर दिया। गांधी भाई और दूसरे लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। तू मैं से बढ़कर बात हाथापाई तक पहुंच गई और इसी बीच किसी ने बिजली का मेन स्विच ऑफ कर दिया और जलसा दंगे में बदल गया। गांधी भाई को लीग के वॉलंटियरों ने बुरी तरह पीटा था। वह अधमरे से हो गए थे। कई हफ्ते बिस्तर पर पड़े रो रहे थे। कमाल भाई ने कहा था, गद्दारों का यही अंजाम होता है। कौम से गद्दारी करेंगे तो क्या कौम फूलों के हार पहनाएगी? यह मात्र संयोग की बात थी कि गांधी भाई की जान बच गई थी। लीग के वॉलंटियरों ने तो अपनी समझ से उन्हें मार ही डाला था। कमाल भाई और गांधी भाई की आपसी बहस आमतौर पर एक ही दायरे में घूमती थी। कमाल भाई कहते, मुसलमानों की संस्कृति, भाषा, पहनावा, खान पान, धर्म, रीति रिवाज सब कुछ हिंदुओं से अलग है। वे अलग कौम हैं। अखंड भारत में उनकी संस्कृति सुरक्षित नहीं रह सकती। गांधी भाई कहा करते थे, धर्म को छोड़कर हिंदुओं और मुसलमानों में कोई अंतर नहीं है। जो अंतर दिखाई देता है वह केवल बाहरी है। इससे अधिक अंतर तो खुद मुसलमानों के विभिन्न वर्गों और हिंदुओं के विभिन्न वर्गों में दिखाई दे जाएगा। क्या तुमने कभी गौर किया है कि आम मुसलमान की ज़िंदगी जन्म से लेकर मौत तक जिन रीति रिवाजों के दायरे में घूमती है वे आम हिंदू से जरा भी अलग नहीं है। जन्मोत्सव, छठी की रस्म, शादी ब्याह के गीत, यहाँ तक कि मरने के बाद के भी बहुत से संस्कार बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हिंदुओं के। दो कौम का नज़रिया बहुत बड़ा जाल है जिसमें भोले भाले मुसलमानों को फांसने की कोशिश की जा रही है। इसके नतीजे बहुत खतरनाक होंगे।
गांधी भाई के तर्कों में बड़ा वजन था। मैं जो सांप्रदायिकता और मुस्लिम लीगी विचारधारा के विष से स्वयं को मुक्त रख सका था, तो शायद इसी कारण कि गांधी भाई के ख्यालातों का मुझ पर असर था, वो मुझे सही लगते थे। आश्चर्य है कि कमाल भाई और उन जैसे हजारों लाखों मुसलमानों को इनमें कोई सच्चाई नजर नहीं आती थी। लेकिन ये कैसी विडंबना थी कि गांधी भाई जैसे इंसान, जो सांप्रदायिकता के कट्टर विरोधी थे, जो मुस्लिम फिरका परस्तों के हाथों एक बार मरते मरते बचे थे, जिसने सांप्रदायिकता की तेज आंधी में भी सांप्रदायिक एकता का दीपक अपने कमजोर हाथों में पकड़ रखा था, वह देश विभाजन के बाद एक सांप्रदायिक दंगे में किसी हिंदू के हाथों मार डाले गए थे। कमाल भाई के बारे में सोचते हुए आज वे सब बातें मुझे याद आ रही हैं। स्मृतियों का जुलूस एक बिंदु पर पहुंचकर रुक सा गया है। गया रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तान को जाने वाली स्पेशल ट्रेन खचाखच भरी हुई है। जितने आदमी अंदर हैं उससे कहीं ज्यादा प्लेटफॉर्म पर हैं। जाने वालों में कमाल भाई भी हैं। हजारों आदमी इन्हें विदा करने आए हैं। इन्होंने अपनी इच्छा से उस जमीन को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया है, जिसे छोड़ने की शायद इन्होंने कुछ दिन पहले कल्पना भी नहीं की थी। ये सब स्वेच्छा से जा रहे हैं, लेकिन इनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं। इन्हें अपने निर्णय पर कोई पछतावा नहीं, कोई दुख, कोई ग्लानि नहीं है। इन्हें पूरा विश्वास है कि इनका फैसला सही है। गांधी भाई भी स्टेशन पर मौजूद हैं। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर सरकने लगती है। हजारों आंखें ट्रेन को जाते देखती रहती हैं और जब तक ट्रेन दृष्टि से ओझल नहीं हो जाती, वे उसका पीछा करती रहती हैं। और तब तक अजीब सी उदासी और वीरानी का एहसास सब पर हावी होने लगता है, जैसे जाने वालों से वे हमेशा हमेशा के लिए कट चुके हैं। गांधी भाई फूट फूट कर रोने लगते हैं। सिसकियों में डूबे हुए उनके शब्द आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। इन्हें वतन कभी नसीब नहीं होगा। बनी इस्राइल की तरह ये भी हमेशा भटकते रहेंगे और अपनी मिट्टी और हवाओं के लिए तरसते रहेंगे। कमाल भाई के शब्द मेरे कानों में गूंजने लगते हैं। उन्होंने कहा था, दिन तो रोजी के झमेले में किसी तरह बीत जाता है, लेकिन रात के सन्नाटे में एक अजीब पुरअसरार वीरानी का एहसास छाने लगता है। एक अजीब अस्पष्ट सा ख्याल दिल और दिमाग पर हावी होने लगता है। फिर जैसे वहीं लौट जाना है जहां से आए थे, लेकिन कब और कैसे, इन सवालों के जवाब नहीं मिलते। रिवाज के मुताबिक चौथे दिन कुल हुआ। उसी बैठक में जहां बरसों पहले छोटे अब्बा का कुल हुआ था, कमाल भाई का कुल भी हुआ। अगरबत्तियां जलाई गईं, कुरान शरीफ की तिलावत हुई, फिर मिलाद हुआ। मरने वाले की रूह की शांति के लिए दुआएं मांगी गईं, फिर गरीबों को खाना खिलाया गया। दोपहर होते होते कुल की सारी गहमा गहमी खत्म हो गई। मैं बैठक में अकेला बैठा जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में सोचता रहा। वर्षों पहले जब छोटे अब्बा मरे थे, या उनसे भी पहले जब अब्बा का इंतकाल हुआ था, तो उनके कुल में भी यही सब कुछ हुआ था। पर इसके अलावा भी कुछ हुआ था जो कमाल भाई के कुल में हम लोग नहीं कर सकते थे। हम सब कुल के दिन शाम को अगरबत्ती और फूल की चादर लेकर अब्बा और छोटे अब्बा के मज़ार पर गए थे और फातिहा पढ़कर लौट आए थे। पर कमाल भाई के कब्र पर हम लोग कहाँ जा सकते थे? वह तो हजारों मील दूर थे। शायद यह दूरी इससे भी ज्यादा थी, ऐसी दूरी जो मीलों में नहीं नापी जा सकती थी। मैं भावुकता की तरंगों में बहकर सोचने लगा था। कमाल भाई ने जिंदगी की आखिरी घड़ियों में जाने अपने घर को, अपने बचपन को, गया के गली कूचों को, अपनी माँ को, अपने भाई बहनों को किस किस तरह याद किया होगा। कौन कह सकता है कि उनके दिमाग में यादों के कितने दिए जले बुझे होंगे, या शायद उन्हें इन बातों की याद तक ना आई हो। मौत की खौफनाक परछाइयों ने इन स्मृतियों को भी निगल लिया हो। उसी रोज शाम को डाक से भाभी का खत आया। लिखा था, उन्हें जैसे मालूम हो गया था कि अब नहीं बचेंगे। जब से बीमार पड़े थे यही कहते थे, मुझे गया ले चलो अम्मा के पास। मैं कराची में रेगिस्तान में मरना नहीं चाहता, मुझे वहीं दफन करना, फल्गु नदी के उस पार कब्रिस्तान में जहां अब्बा का कब्र है और बड़े अब्बा का भी। एकाएक मुझे लगा जैसे वक्त ने अपना दामन समेट लिया है और मौलवी साहब की कड़कदार आवाज़ मेरे कानों से टकरा रही है। हजरत यूसुफ ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा मिस्र में ही गुजारा और जब उनकी उम्र 100 साल की पहुंची तो उनका इंतकाल हो गया। हजरत यूसुफ ने इंतकाल से पहले अपने खानदान वालों से यह वायदा कराया कि वे उन्हें मिस्र की ज़मीन में दफन नहीं करेंगे, बल्कि जब खुदा का यह वायदा पूरा हो कि बनी इस्राइल दोबारा फ़िलिस्तीन यानी अपने पुरखों की ज़मीन में वापस हों, तो उनकी हड्डियां वे अपने साथ लेते जाएंगे और वहीं मिट्टी के सुपुर्द कर देंगे।
चुनाचे उन्होंने वायदा किया और हजरत यूसुफ का इंतकाल हो गया तो उनको मम्मी करके ताबूत में हिफाजत से रख दिया। और जब हजरत मूसा के ज़माने में बनी इसराइल मिस्र से निकले तो इस ताबूत को भी अपने साथ लेते हुए गए और पुरखों की ज़मीन में ले जाकर इसे दफन कर दिया। हजरत यूसुफ ने ऐसा क्यों कहा मौलवी साहब? कमाल भाई ने पूछा था। हजरत यूसुफ आखिर को इंसान थे भाई। मिस्र में उन्होंने बड़ी शान से हुकूमत की थी। इज्जत, शोहरत, दौलत ऐसी कौन सी चीज़ थी जो उन्हें वहाँ नहीं मिली। लेकिन वतन फिर भी वतन है, मिट्टी खींचती है भाई। तुम अभी इसे नहीं समझोगे, मौलवी साहब बोले थे। तब कौन जानता था कि एक ज़माना ऐसा भी आएगा जब कमाल भाई को अपने संबंधियों से वही सब कुछ कहना पड़ेगा जो हजरत यूसुफ ने बनी इसराइल से कहा था। पर बनी इसराइल से तो खुदा ने वायदा किया था कि वे पुरखों की ज़मीन में फिर वापस होंगे। कमाल भाई ने तो खुदा से ऐसा कोई वायदा नहीं किया था। और तभी मुझे लगता है कि कमाल भाई बहुत लंबे अरसे तक एक बहुत बड़े झूठ के सहारे जीते रहे थे। लेकिन उनकी ज़िंदगी में ऐसा समय भी आया था जब उन्होंने इस झूठ को पहचानना शुरू कर दिया था और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में तो उन्होंने झूठ से इस लवादे को बिल्कुल उतार फेंका था और उस सच्चाई को पूरी तरह महसूस कर लिया था जिसे गांधी भाई बहुत पहले ही जान चुके थे। और तब कमाल भाई का चेहरा कोई एक चेहरा नहीं रहता, वह हजारों लाखों चेहरों में बदलने लगता है। चेहरे जो न हिंदू हैं न मुसलमान, महज इंसान के चेहरे जो अपनी जड़ों से कटकर बहुत करुण बन गए हैं और जिन्हें निहित स्वार्थों के षड्यंत्र ने आजीवन नरक में झोंक दिया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।